हेलो नमस्कार दोस्तों। टाइमिंग ऑफ मैरिज सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और टेक्निक पर हम बात करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो जिसमें अभी तक मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उनमें सभी ट्रांजिट पर बेस्ड टेक्निक्स थी। आज ये 6 वीडियो है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ मैरिज ट्रांजिट टेक्निक। एक्चुअली ये 6th टेक्निक है। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज और टाइमिंग ऑफ इवेंट सिखाने के लिए। तो मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हों वो नीचे दिए हुए मेरे इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, नेम एंड प्लेस कहाँ से वो चाह रहे हैं। तो मैं एक ग्रुप फॉर्म करूंगा जल्दी और मैं उन्हें टाइमिंग ऑफ इवेंट करना पूरी तरीके से सिखाऊंगा। ये कोर्स अराउंड 1 मंथ का होगा, जिसके अंदर बेसिकली मैं सभी तरीके के इवेंट को टाइम करना बताऊंगा और मेनली मैरिज एंड प्रोफेशन से रिलेटेड, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास मैक्सिमम क्वेरीज आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इस एक नई टेक्निक पर। और ये टेक्निक जो मैं बताने वाला हूँ ये के.एन. राव सर ने डेवलप की थी और उन्हीं की टेक्निक को ओरिजिनली बता रहा हूँ। उनका नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जो मेरी अपनी टेक्निक होती है मैं कहता हूँ कि ये मेरी डेवलप की हुई है, मगर जो आज टेक्निक बता रहा हूँ ये के.एन. राव सर की टेक्निक है। और इसके अंदर मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊँगा। फर्स्ट वन में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो जिन फ्रेंड्स को जेमिनी की नॉलेज है वो इससे लगा पाएंगे, और जिन्हें कम है वो जेमिनी की मेरी पूरी सीरीज देख सकते हैं, इस चैनल पर अवेलेबल है और वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आसानी से सीख सकते हैं। इस टेक्निक के क्या रूल्स हैं? ऑन मैरिज डेट चर दशा राशि ऑफ नेटल, ये उपपद लग्न एंड उपपद लग्न लॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब मैरिज वाले दिन जो चर दशा राशि होगी, राशि दशा जो निकालते हैं हम, जिसे हम चर दशा बोलते हैं, या तो उपपद लग्न की हो या उपपद लग्न लॉर्ड जहां पर प्लेस्ड हो उस राशि की हो। फर्स्ट वन रूल ये है। सेकंड रूल है चर दशा राशि मैचिंग नेटल सैटर्न जुपिटर ऑब्लिक मार्स, इन तीनों में से किसी को भी मैच करे। जो चर दशा राशि है मतलब जिस राशि की दशा है वो जहाँ पर कुंडली में शनि बैठा है उस राशि की हो, या जुपिटर बैठा है उस राशि की हो, या मार्स बैठा है उस राशि की हो, इन तीनों में से किसी भी राशि की दशा हो तभी भी नेटिव की मैरिज हो जाएगी। थर्ड जो कंसेप्ट है चर दशा राशि मैचिंग नेटल एएल और एएलएल। एएल का मतलब होता है आरूढ़ लग्न, एएलएल का मतलब होता है आरूढ़ लग्न लॉर्ड। आरूढ़ लग्न और पद लग्न एक ही बात होती है। तो जिस राशि की दशा है वो या तो पद लग्न या आरूढ़ लग्न राशि की दशा हो, या जहाँ पर आरूढ़ लग्न या पद लग्न का लॉर्ड बैठा हो उसकी दशा हो, तभी भी नेटिव की मैरिज हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तीनों कॉम्बिनेशंस को। हम चर दशा निकालेंगे तो मैरिज के वाले दिन जो चर दशा होगी या तो वो उपपद लग्न में जो राशि है उसकी होगी, या उपपद लग्न का लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उसकी होगी, पहला कंसेप्ट। या फिर वो शनि गुरु या मंगल जिन राशियों में बैठा है उन राशियों की दशा होगी। तीसरा कंसेप्ट यह है इनमें से किसी की नहीं हो तो आरूढ़ लग्न जिस राशि में उसकी दशा होगी या आरूढ़ लग्न लॉर्ड की दशा होगी। इन्हीं राशियों की दशा में नेटिव की मैरिज होती है। ये के.एन. राव सर की थ्योरी है। अब यहाँ पर एक केस लिया हुआ है जिसमें नेटिव की मैरिज हुई है 8 मार्च 2024 को रिसेंटली, और उसकी चर दशा कैंसर की महादशा थी, उसमें एरीज की अंतरदशा थी। मतलब कर्क की महादशा के अंदर मेष की अंतरदशा। मैंने यहाँ पर इसका उपपद निकाला है, आरूढ़ लग्न निकाला है, वो खुद निकाल सकते हो। उपपद एक्चुअली 12th हाउस का पद होता है। तो 12th हाउस में 8 साइन है, इससे इसके लॉर्ड तक काउंट करेंगे। लॉर्ड यहाँ पर बैठा है तो 1 2 काउंट किया, अब लॉर्ड से भी उतना ही काउंट करना है 1 2, तो ये उपपद आ गया। इसको उपपद लग्न बोलेंगे। उपपद लग्न इसकी मकर राशि होगी, ये ध्यान रखना है। और उपपद लग्न लॉर्ड आपका शनि हो गया। ऐसे ही आरूढ़ लग्न या पद लग्न होती है वो लग्न का पद होता है। तो यहाँ पर लग्न पर 9 साइन है, उसका पद निकालने के लिए यहाँ से इसके लॉर्ड तक जाएंगे 1 2 3। तो तीसरे नंबर पे लॉर्ड है लग्न से, अब लॉर्ड से फिर 3 काउंट करेंगे तो 1 2 3।
इसका मतलब इसका जो आरूढ़ लग्न या जिसे हम पद लग्न बोलते हैं वो वन साइन में है। अब डेट ऑफ मैरिज में जो दशा आ रही है वो ध्यान से देखिए, वो कैंसर और एरीज की दशा आ रही है। तो एरीज तो क्लियर कट आरूढ़ लग्न हो गया, देखिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आरूढ़ लग्न। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैंसर क्या कुछ करता है क्या जस्टिफाई। तो यहां पर हम जब देखते हैं ध्यान से तो कैंसर उपपद से 7वां भाव है ये। एमडी लॉर्ड मून इज इन आरूढ़ लग्न, जो महादशा थी इसकी नेटिव की उस टाइम पर वो मून की थी। एमडी लॉर्ड, देखिए लॉर्ड कैंसर साइन का लॉर्ड है मून, एमडी लॉर्ड बोलेंगे इसको, कैंसर साइन का लॉर्ड, और एडी लॉर्ड आपका मार्स हो गया। तो एमडी लॉर्ड मून भी आरूढ़ लग्न के अंदर है एंड एडी ऑफ आरूढ़ लग्न, अंतरदशा खुद ही आरूढ़ लग्न की है। उपपद लॉर्ड जो है, उपपद लॉर्ड शनि है, ये 8 साइन के अंदर है। उपपद लॉर्ड शनि है, वो 8 साइन के अंदर है। ये आप ध्यान से देखिए, एमडी एडी दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है और उपपद को भी एस्पेक्ट कर रहा है। 8 साइन जो होता है ये स्थिर राशि है, ये सभी चर राशियों को एस्पेक्ट करती है। तो एमडी जो आपका ये यहाँ पर उपपद लॉर्ड है वो उपपद को एस्पेक्ट कर रहा है। इसके बाद आरूढ़ लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि ये चर राशि है, टैन ये भी आपका चर राशि है। साथ साथ वो आपका यहाँ पर दशा लॉर्ड जो महादशा लॉर्ड है मार्स, उसको भी एस्पेक्ट कर रहा है। अब मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैरिज डेट वाले दिन जो राशि की दशा है वो उपपद लग्न या उपपद लग्न लॉर्ड की हो, या फिर वो जिस राशि के अंदर शनि जुपिटर या मार्स हो, या चर दशा जिस राशि की है वो उसके अंदर नेटल आरूढ़ लग्न हो या आरूढ़ लग्न लॉर्ड हो। तो यहाँ पर जो मैरिज वाले दिन दशा थी वो कैंसर और एरीज की थी। तो जो हमने सबसे पहले कैंसर की महादशा है, तो कैंसर महादशा का जो लॉर्ड है वो देखिए आरूढ़ लग्न के अंदर बैठा हुआ है, पहला कंसेप्ट। दूसरा जो अंतरदशा है, अंतरदशा यहाँ पर जो आ रही है वो आपकी एरीज साइन की है। तो एरीज साइन की अंतरदशा का मतलब क्या हो गया कि जो आरूढ़ लग्न की ही अंतरदशा है। तो ये कंडीशन आपकी मैच हो रही है। अब हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि जो आपका उपपद लग्न लॉर्ड है शनि, वो उपपद को भी देख रहा है, साथ साथ वो आपका आरूढ़ लग्न को भी देख रहा है, इसके बाद वो महादशा लॉर्ड को भी देख रहा है। तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, उन सभी राशियों को देख रहा है उपपद लॉर्ड जो कि दशा और अंतरदशा राशियां हैं। तो ये भी नेटिव की मैरिज करवा सकता है। नेक्स्ट अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो एक और सूत्र है, यहाँ पर देखिए नेटल जुपिटर ऑल्सो एस्पेक्टिंग बोथ एमडी एंड एडी। अब नेटल जुपिटर को देख लीजिएगा, वो 11 साइन में है, तो वो भी आपका एमडी का मतलब कैंसर साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, साथ के साथ एडी का मतलब वो एरी साइन को भी एस्पेक्ट कर रहा है। ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्टिंग बोथ एमडी एंड एडी, ये ट्रांजिट सैटर्न है वो महादशा को भी एस्पेक्ट कर रहा है, अंतरदशा को भी एस्पेक्ट कर रहा है। ट्रांजिट जुपिटर ऑन एल, ट्रांजिट जुपिटर उस दिन ये आरूढ़ लगने के ऊपर है। ट्रांजिट जुपिटर एंड सैटर्न बोथ एस्पेक्टिंग ईच अदर। अब ट्रांजिट जुपिटर है आपका 1 साइन में और ट्रांजिट सैटर्न है 11 साइन में, वो भी दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इतने ज़्यादा यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ट्रांजिट के भी। तो ये केन राव सर की थ्योरी है, इस थ्योरी के हिसाब से हम टाइमिंग ऑफ मैरिज कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे, ट्रांजिट सैटर्न एंड दारा कारका। ये भी केन राव सर का कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, दारा कारक होता है आपकी कुंडली के अंदर जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री हो, लोएस्ट डिग्री हो, उसको दारा कारक बोलते हैं। राहु और केतु को एक्सक्लूड कर देते हैं, उन्हें नहीं काउंट करते। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ट्रांजिट सैटर्न जो शनि है गोचर का, वो या तो दारा कारक को एस्पेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पर मगर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज भी नहीं कर रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली। तो या तो वो 6 महीने पहले विद इन 6 मंथ, मैरिज से 6 महीने पहले तक इन्फ्लुएंस करके चला गया होगा, या मैरिज के 6 महीने बाद के पीरियड में इन्फ्लुएंस कर देगा। तो सैटर्न जब इन्फ्लुएंस कर रहा है, जब उसकी मैरिज हो रही है, उससे 6 महीने पहले भी वो इन्फ्लुएंस करके चला गया है, तभी भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी।
या मैरिज होने के 6 मंथ बाद तक भी यदि सैटर्न इन्फ्लुएंस कर देता है तभी भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सो दारा कारक इज ए प्लेनेट विच इज लोएस्ट इन डिग्रीज एक्सक्लूडिंग राहु एंड केतु एट द टाइम ऑफ मैरिज ट्रांजिट सैटर्न इन्फ्लुएंस दारा कारका। यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर केस में जब हम देखते हैं तो सैटर्न एक्चुअली इसका नेटिव का दारा कारक मून है, मैंने यहाँ पे दारा कारक मार्क किया हुआ है, और ट्रांजिट सैटर्न एक्चुअली 11 साइंस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो थर्ड एस्पेक्ट से इसे एस्पेक्ट कर रहा है। इस रूल को पूरा समझने की जरूरत है। ये सपोज शनि यहाँ पे 10 साइन में होता और 6 महीने के अंदर वो 11 साइन में आने वाला होता, तभी भी ये कंडीशन फुलफिल मानी जाती। या ट्रांजिट सैटर्न हम मान लेते हैं कि वो 2 साइन में एंटर हो चुका है, 1 साइन से किस साइन में एंटर हो चुका है, 2 साइन में एंटर हो चुका है, मगर 6 महीने के अंदर अंदर एंटर हुआ है, मतलब आज मैरिज है तो 6 महीने पहले ही एंटर हुआ है, या विद इन 6 मंथ 2 साइन में एंटर हुआ है, तभी भी इस कंडीशन को फुलफिल माना जाएगा। तो जो दारा कारक का कंसेप्ट है वो बड़ा सिंपल है कि सैटर्न दारा कारक को इन्फ्लुएंस करे एट द टाइम ऑफ मैरिज, या वो 6 महीने पहले इन्फ्लुएंस करके जा चुका हो, या 6 महीने बाद तक में भी वो इन्फ्लुएंस करेगा, तभी भी नेटिव की मैरिज हो जाएगी। होपफुली कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चर दशा के बेस पर मैं डिटेल कंसेप्ट और आगे लेकर आऊँगा। यहाँ पर जो मैंने बताया है ये केन राव सर की थ्योरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आने में हो सकता है कुछ दिक्कत रही होगी, मगर मैं आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर हम किस तरीके से मैरिज को टाइम करते हैं उसके वीडियोस कमिंग क्लासेस में लेकर आऊँगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।